जाति भारतीय समाज की विशेषता मानी जाती रही है। सरकार के नीति निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन और उचित लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए स्पष्ट जाति का डेटा उपलब्ध होना जरूरी हो जाता है। इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए सरकार समय समय पर जातिगत जनगणना करवाती रही है। लेकिन यह भी सच है कि जाति जनगणना से राजनीतिक पार्टियों का चुनावी हित भी जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार में जारी जातिगत जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के रोक के निर्णय पर बात करेंगे। देखेंगे कि जातिगत जनगणना के पक्ष विपक्ष में क्या तर्क हैं और बिहार सरकार के पक्ष को भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप टॉपिक भी आज का हमारा देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना पर निराश लौटी बिहार सरकार। तो पूरा स्टोरी इसके इर्द गिर्द चलने वाला है, यानी कि 2-3 किरदार आज के हमारे इस लेक्चर में होंगे। एक किरदार तो जो पहले से ही है, इसमें पहला किरदार जो है वह बिहार सरकार है। बिहार सरकार ने केंद्र से बार बार यह अनुरोध किया कि समय रहते आप जातिगत जनगणना करवाइए, लेकिन केंद्र सरकार कही कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। अंत में बिहार सरकार ने क्या कहा कि मैं खुद ही अपने स्तर से अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराऊंगा, और साथ ही इसके अलावा कि जो भी पैसा उस पे लगेगा, फंड खर्च होगा, वह भी राज्य सरकार ही उसका वहन करेगी। फिर यहां से मामला शुरू हुआ कि जातिगत जनगणना बिहार सरकार इसकी शुरुआत कर देती है। इसी साल 7 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई थी। पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक बिहार में सर्वेक्षण का कार्य जो है शुरू हो चुका था। बिहार सरकार ये तर्क दे रही है कि 80% तक जनगणना का कार्य पूरा हो गया है। साथ ही बिहार सरकार ने यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और पटना हाई कोर्ट के समक्ष कि दरअसल देखिए हुजूर, ऐसा है कि यह जो है सेंसस ना कहा जाए इसे, यह जनगणना नहीं है बल्कि यह सर्वे है। उस पर हम बात करेंगे कि इसके अपने क्या लॉजिक हैं, इसके अपने क्या निहितार्थ हैं। दूसरी बात एक और समझने की जो है, बिहार सरकार इस बार जो यह जातिगत जनगणना करवा रही है, यह पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म है, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो यही सब मुद्दा था। लेकिन इसके जनगणना पर याचिका पहुंचता है पटना हाई कोर्ट, और पटना हाई कोर्ट ने कुछ तर्क देते हुए जो बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की जा रही थी उस पर स्थगित कर दिया, उस पर रोक लगा दी, स्टे लगा दी। अब यहां से बिहार सरकार पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर बिहार सरकार कहती है हुजूर देखिए बहुत सारा काम हो चुका था, 80% काम हो गया है, 10 दिन का काम और केवल बाकी है, बहुत पैसा खर्च हुआ है, लॉजिस्टिक चार्ज बहुत लगा है, और देखिए पटना हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आप जनगणना जातिगत जनगणना जो करवा रहे हैं उसे बंद करवा दीजिए। तो आप कृपा करके पटना हाई कोर्ट को आदेश दीजिए कि जो स्टे उन्होंने लगा रखा है उसे स्थगित करें, उसे हटा लें उस स्टे को, और आगे काम जारी होने दे, आप ही इसका निर्णय कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार के उम्मीद पर पानी फेर दिया। तो इसी संदर्भ में हम यह बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे बिहार राज्य का मैप है और किस तरह से यह मुद्दा आगे बढ़ा है। यदि हम न्यूज़पेपर की कटिंग पर ध्यान दें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे ऑन पटना हाई कोर्ट्स ऑर्डर ओवर कास्ट सेंसस। यहां पर वही बातें की जा रही है कि जो स्टे लगाया था पटना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को हटाने से मना कर दिया है। यहां पर यदि देखें सब हेडिंग को, द पटना हाई कोर्ट ऑन May 9 रिजेक्टेड द बिहार गवर्नमेंट्स पिटीशन सीकिंग एन अर्ली हियरिंग ऑफ इट्स इंटरिम स्टे ऑन कास्ट बेस्ड सर्वे इन द स्टेट। यानी कि पटना हाई कोर्ट ने जो 9 मई को रिजेक्ट कर दिया था जो गवर्नमेंट का पिटीशन, उस पर बिहार सरकार कह रही है कि आप जो कह रहे हैं कि स्टे लगाने की बात की अब 3 जुलाई को तय किया गया है डेट, तो थोड़ा जल्दी से उसका फैसला कर लीजिए, क्योंकि सेंसस रुका हुआ है, उस पर फिर बाकी काम करने में फिर से बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा। द हाई कोर्ट फिक्स द हियरिंग ऑन July 3 एंड क्लेरिफाइड दैट द स्टे वुड रिमेन इन इफेक्ट टिल देन। तो यह पूरा मामला जो है यहाँ से तूल पकड़ता हुआ आगे बढ़ता है। और जैसा कि मैंने कहा है कि देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनका भी यही मानना है कि जब केंद्र सरकार नहीं जनगणना करा रही थी तब हमने ऐसा काम किया, और फिर जब हम इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़े, बहुत हद तक काम कर लिया, तब जा कर के मामला पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक दिया, और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट यह पहुँच जाते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और बिहार सरकार के तर्क को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार सरकार क्या कहती हुई नजर आ रही है। हम बारी बारी से देखेंगे बिहार सरकार के
तर्क को भी देखेंगे, पटना हाई कोर्ट क्या कह रही है इसे भी समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसे भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बिहार सरकार के तर्क को देखते हैं, क्योंकि बिहार सरकार इसमें एक पक्ष है। इस केस में बिहार सरकार ने कहा कि सर्वे का जो ज्यादातर काम था वह पूरा हो चुका है, और सरकार कह रही है कि 80% तक काम पूरा हो चुका है और तकरीबन केवल 10 दिन का काम ही और बचा हुआ है। यदि पटना हाई कोर्ट जो है जल्दी इसकी सुनवाई कर लेती है तो 10 दिन का काम खत्म कर लेंगे, उसके बाद ये मामला चलते रहना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं 10 दिन का समय बताया गया है। और यहां पर पटना हाई कोर्ट ने कुछ बातें कही थी कि यह आपके हित से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, यह जो है संघ सूची का विषय है, फिर आप इसको कैसे कर रहे हैं। यहां पर दलील दिया बिहार सरकार ने कि जनगणना का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन बिहार में जनगणना नहीं सर्वे चल रहा है। ठीक है, यहां पर बिहार सरकार कह रही है कि हम कास्ट सेंसस नहीं करवा रहे हैं, कास्ट सर्वे करवा रहे हैं। आप यह भी समझिए कि बिहार सरकार ने जो है जितने भी कास्ट हैं उसका कोडिंग कर दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके कोडिंग किया है कास्ट को लेकर के, और यहां कह रही है कि हम सर्वे कर रहे हैं। और यहां एक तर्क और दे रही है बिहार सरकार। आप फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 पढ़े होंगे, तो बिहार सरकार आर्टिकल 15 का हवाला देते हुए पटना हाईकोर्ट में यह कह रही है कि राज्य जो है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ, अपने निवासियों के साथ भेदभाव नहीं करती है। वहीं आर्टिकल 16 का भी हवाला देते नजर आ रही है बिहार सरकार, पटना हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा यहां पर। और यहां पर कह रही है आर्टिकल 16 का हवाला देते हुए राज्य सरकार का यह हक है कि राज्य सरकार नियोजन या नियुक्ति में नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करे। और चूंकि यह राज्य से यहाँ निश्चित तौर पे जुड़ा हुआ मसला है, तो यदि हम सेंसस करवाते हैं या जो सर्वे कहा गया है वह सर्वे होता है, तो हमारे पास उचित डेटा उपलब्ध हो पाएगा और उसके तहत हम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है उन लोगों तक जिनको लाभ की जरूरत है उनको टारगेट करके पहुंचा पाएंगे। इससे नीति निर्माण का काम बेहतर हो सकेगा, ऐसा बिहार सरकार का कहना है। इसका उद्देश्य हर वर्ग के लोगों की पहचान कर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। यह दलील जो है बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में भी दे रही है, और यही दलील जो है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट लेकर के भी आई है। अब यहां मामला आगे बढ़ता है। पटना हाईकोर्ट में जब यह मामला पहुंचा था तो पटना हाईकोर्ट में, जैसा मैंने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, और एक बात कही पटना हाईकोर्ट ने, उसने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि ये सेंसस नहीं है, ठीक है, ये सर्वे है। यहां पर बिहार सरकार से कह रही है कि आप कह रहे हैं सर्वे है, लेकिन जो उसकी प्रश्नावली है इस सर्वे का, आपके तहत कहे हुए जो सर्वे है उसकी जो प्रश्नावली है, उसकी जो प्रक्रिया है, उससे पूरी तरह से मालूम पड़ता है कि यह सेंसस ही है। तो कहीं ना कहीं सर्वे की आड़ में सेंसस किया जा रहा है, जनगणना की जा रही है। और पटना हाईकोर्ट का कहना है, 7वीं अनुसूची का ख्याल दिलाते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि यह केंद्र के विषय का मामला है, इससे जुड़े हुए काम आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस पे स्टे लग जाना चाहिए। तो इसके लिए जो है पटना हाईकोर्ट ने एक और बात कहा कि आप जो प्रश्नावली लोगों से कह रहे हैं, खास करके कास्ट से जुड़ी हुई चीजें आप पूछ रहे हैं, तो क्या यह व्यक्ति के निजता का हनन नहीं है। यहां पर आपको आर्टिकल 21 को समझना होगा, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का मामला हो जाता है। तो यहाँ पर पटना हाईकोर्ट यही तर्क दे रही है, और केंद्रीय सूची का विषय तो इसे कहा ही है। बिहार में जातिगत सर्वे जो है, यहाँ पर पटना हाईकोर्ट यह भी कह रही है कि आपने विधानसभा से यह पारित नहीं करवाया है, आप जो है एक प्रशासनिक आदेश के जरिए इसे प्रस्तावित करवा करके और ये काम चला रहे हैं। यानी कि विधानसभा से करवाते तो पक्ष विपक्ष सभी लोगों की एक आम सहमति होती, उसके आधार पर यह काम होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इसलिए पटना हाईकोर्ट कह रही है कि हम इस पर विचार करेंगे, और विचार करने के लिए देखिए वक्त चाहिए, इसलिए फिलहाल इस काम को जहां है वहीं पे रोक देना उचित होगा, स्थगित कर देना होगा। और सरकार के काम को पटना हाईकोर्ट ने स्टे भी लगा दिया। अब मामला लेकर के जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि देखिए हुजूर, सुप्रीम कोर्ट में कह रही है सरकार कि यहां पर अब मामला हो गया है कि जल्दी यदि फैसला नहीं हुआ तो हमारा काम रुका है, और बहुत सारे तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर 90% तक काम हो चुका है। यदि अभी मामला नहीं निपट गया, पूरा सर्वे का काम नहीं हो गया, तो फिर से इसे दोबारा से शुरू करना होगा, और उसमें जो है फिर राजकोषीय बजट बढ़ जाएगा बिहार का,
पड़ेगा, हमारे जो बजट पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप पटना हाईकोर्ट के जो स्टे है उसको हटा दीजिए और कार्य जारी हमें करने दीजिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जस्टिस हैं अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक हटाने से मना कर दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः बिहार सरकार के इस दलील को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए यह जो है एक प्रक्रियात्मक मामला है, पहले आप पटना हाईकोर्ट में इस काम को पूरा हो जाने दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट ने कोई अंतिम निर्णय सुना दिया है। हाईकोर्ट ने अभी अपना निर्देश दिया नहीं है। हाईकोर्ट ने, जैसा मैंने कहा, कि 3 जुलाई को समय दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कही है कि पहले 3 जुलाई को देख तो लीजिए कि पटना हाईकोर्ट क्या कह रही है, क्या इस पे जुड़ा हुआ जजमेंट दे रही है, और फिर यदि आप जजमेंट से संतुष्ट ना हो तो फिर आप हमारे पास आ जाना, हम तो यहाँ हैं ही, फिर हम इस मुद्दे को देख लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट प्रथम दृष्टया इसे असंवैधानिक मान रही है, इसीलिए उसको असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है। तो सबसे पहले पटना हाईकोर्ट की दलील जो है, उसका जो पक्ष है, उसे सुन लेना सही रहेगा। इसलिए वापस आप पटना हाईकोर्ट ही जाइए, अभी हम इस पर कोई सुनवाई आगे नहीं कर सकते हैं। 3 जुलाई को इंतजार कीजिए, ना हो तब फिर हमारे पास 14 जुलाई को आ जाइए। यहाँ पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई को राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली जातिगत जनगणना पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी थी। इसी को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें की। अच्छा, अब आप ये सोचिए कि इस पूरे प्रकरण में क्या बिहार सरकार की हार हो गई है, क्या कोर्ट की जीत हुई है पटना कोर्ट की, या याचिकाकर्ताओं की जीत या हार हुई है? सच कहें तो संवैधानिक विशेषज्ञों की जब आप बातें सुनेंगे तो उनका ऐसा मानना है कि इसमें किसी भी पक्ष की जीत या हार नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बस बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लौटा के वापस से पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया है और उसे एक प्रक्रिया फॉलो करने के लिए कहा है। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? देखिए, एक फैशन चल पड़ा है पिछले, अगर आप 1-2 साल के जितने भी जजमेंट हैं, फेमस जजमेंट पर आप ध्यान देखेंगे तो देखेंगे कि एक पैटर्न बन पड़ा है कि लोग सीधा मुद्दा लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक नैतिक और प्रशासनिक प्रश्न भी खड़ा हो गया है कि यदि हर मुद्दे को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनना शुरू कर देगी तो फिर हाईकोर्ट का जो अधिकार है और हाईकोर्ट की जो शक्ति है उसका कहीं न कहीं हनन हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हाईकोर्ट की गरिमा बनी रहनी चाहिए और इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यही परिपक्वता दिखाई है, बिहार सरकार को यही आईना दिखाया है कि सबसे पहले आप हाईकोर्ट पहुंचिए, वहां मामला ना हो, वहां से जब असंतुष्ट हो जाए निश्चित तौर पर आपको अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, अपील कीजिए, हम मुद्दे की सुनवाई करेंगे। तो यही पूरी तरह से मामला था। तो इस मुद्दे को लेकर के यहां इसको समझने की जरूरत है, किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं हुई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से एक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन करने का निर्देश दिया है। चलिए, बिहार में ऐसा क्यों किया जा रहा है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था इस क्यों का जवाब, कि केंद्र सरकार से बार बार कहा जा रहा था, अनुरोध किया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार इसकी फिलहाल जरूरत नहीं समझ रही थी। तो बिहार सरकार ने कहा कि भैया हम खुद करेंगे, हम अपना पैसा इस सेंसस में खुद ही खर्च कर लेंगे। दूसरा बात ध्यान देना है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जब भी जातिगत जनगणना की बात आती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक हित इसमें जुटा हुआ होता है, राजनीतिक पार्टियों का, और क्षेत्रीय पार्टियों का राजनीतिक हित अधिक जुड़ा होता है राष्ट्रीय पार्टी की अपेक्षा यदि बात करें तो। अब भारतीय समाज की यदि बात करें तो भारतीय समाज में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जाति एक विशेषता के रूप में आ जाती है, एक इकाई के रूप में आती है इसमें, और भारतीय राजनीति पर, भारतीय समाज पर इसका बहुत गहरा प्रभाव है। यदि आप कास्ट इक्वेशन को समझिए, बिहार के कास्ट इक्वेशन को, और वहां से फिर आप राजनीतिक एंगल इसमें निकालने की कोशिश कीजिए तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, ओबीसीज, उसकी संख्या बताई जा रही है तकरीबन की 50% या इससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहां कहा गया है कि अपर कास्ट जो है उसकी जनसंख्या जो है बिहार में वह 15% तक हो सकती है, और अपर कास्ट में जो राजपूत हैं बिहार के, उनकी आबादी 5% हो सकती है, भूमिहार 4% हो सकता है, और जो ब्राह्मण हैं वो 5% के आबादी में हो सकते हैं, और
अदर अपर कास्ट जो है वह बाकी के 1% हो सकते हैं। यहाँ पर दलित को अलग से दिखाया गया है कि जो दलित हैं उनकी जो जनसंख्या है बिहार में वह प्रतिशत के आधार पर 16% तक जा सकती है, और जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं खास करके, उसमें उनकी आबादी जो है 17% तक जा सकती है। तो इस पूरे इक्वेशन को आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो यह एक रूप से आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं इसका एक राजनीतिक एंगल भी क्षेत्रीय पार्टियां ढूंढने की कोशिश कर रही है, और यदि इसको बढ़ावा बहुत दिया जाता है तो अन्य राज्यों में भी यह शुरू हो जाएगा। बिहार राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी इसकी मांग होगी, और फिर कहीं ना कहीं केंद्र का जो अधिकार है, क्योंकि जनगणना जो है केंद्र के सूची का है, संघ सूची का विषय है, केंद्र का इस पे अधिकार होता है, फिर यह मामला जो है कहीं ना कहीं और भी जटिल हो जाएगा। अच्छा, जातिगत जनगणना को लेकर के एक लंबा बहस हमेशा छिड़ा हुआ होता है। कहीं ना कहीं इसके पक्ष में बहुत लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में खड़े होते हैं। हम कुछ मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जातिगत जनगणना के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, जो लोग इसके पक्ष में होते हैं वो कहते हैं कि संसाधन के जो बंटवारा हुआ, संसाधन का उचित आवंटन नहीं हो सका, उसमें समाज के जो वंचित वर्ग थे, दलित वर्ग थे, शोषित वर्ग थे, महिलाएं थी, जो आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति थे, उन तक बंटवारा जो संसाधन का उचित रूप से नहीं हो पाया, वो संसाधनों से वंचित रह गए। तो हाशिए पे जो खड़े लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उनकी पहचान की जाए, उनकी जानकारी ली जाए कि उनकी संख्या कितनी है, और फिर राज्य जो है कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लक्षित करके उन तक उन योजनाओं को पहुंचाए, ताकि उनका जो है सर्वांगीण विकास संभव हो सके। नीति निर्माण के लिए डेटा की बहुत जरूरत होता है। जब भी आरक्षण की बात की जाती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट कही है, अन्य हाईकोर्ट कई बार कह चुकी है कि सबसे पहले उचित डेटा तो हो, उसके आधार पर तय किया जाए कि किस तरह से आरक्षण पे आगे बहस जारी किया जाएगा। तो यदि इस तरह की चीजें की डेटा लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर आरक्षण की जो 50% तक की सीमा है उसको बढ़ाने का भी एक मांग जो है उस पर पुरजोर उसका समर्थन किया जा सकता है। न्यायिक समर्थन को लेकर के क्या बात की जाती है, यही उसमें जुड़ा हुआ न्यायालय का आरक्षण वाला मसला है। भारत में अदालतों ने अक्सर जोर देकर कहा है कि आरक्षण के संबंध में पर्याप्त डेटा होना महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा यही जाता है कि आप जो भी शोषित वर्ग हैं, जो भी लोग पिछड़ गए हैं विकास के क्रम में, उनका यदि समावेशी विकास करना चाहते हैं तो उनकी डेटा का होना बहुत जरूरत है कि कितने लोग हैं जो पिछड़े हैं, तो उनको उसका लाभ मिल सके योजनाओं का, और उनका जो है समाज की मुख्य धारा में उन्हें लाया जा सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जनगणना के खिलाफ तर्क देते हैं, तो उनका क्या मानना है यह देखिए। आरक्षण से जुड़ा हुआ मसला है, वो कहते हैं कि यदि ये सब चीजें होता है तो निश्चित तौर पर इसका एक प्रभाव आरक्षण पे पड़ेगा और आरक्षण की मांग बढ़ेगी। आप सुनते भी होंगे, राजनेता लगातार कहते भी रहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक, यानी कि यदि जैसा कि मैंने बिहार में कहा कि 50% से अधिक ओबीसी की संख्या मानी जा रही है, तो क्या 50% ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। मुस्लिमों की संख्या बिहार में 17% तक है, तो क्या मुस्लिमों को 17% आरक्षण दिया जाए। अपर कास्ट जो हैं उसमें अगर राजपूत, भूमिहार आप और ब्राह्मण भी जोड़ लें तो 15% तक होता है, तो क्या 15% अपर कास्ट को आरक्षण दिया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं यही मुद्दा है कि जिसकी जितनी संख्या उतना आरक्षण, तो फिर शासन प्रशासन कैसे चलेगा। निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है प्रशासनिक व्यवस्था के सामने खड़ी हो जाएगी और न्याय पालिका के समक्ष भी यह प्रश्न खड़ा होगा। तो 50% तक का जो एक कवर लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इससे ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन दिखता है। जाति के भीतर जाति की बात की जाती रही है। अभी जो बिहार में जितना सेंसस हुआ है ये पिछले 3-4 महीने में, उसमें भी ये देखा गया है जैसे कि जाति को कोडिंग कर दिया गया है नंबर के हिसाब से। इसमें बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि देखिए मैं तो कुम्हार जाति से आता हूं लेकिन मुझे फलाने जाति में डाल दिया गया, मैं तो फलाने जाति से आता हूं और मेरा जो है अपर कास्ट या मैं ओबीसी से आता हूं मुझे ईबीसी में डाल दिया गया। तो ये बड़ी समस्या हो रही है कि इतनी सारी जातियां हैं, फिर उपजातियां हैं, तो एक असंतुष्टि का भाव लोगों में बना हुआ है और कहीं ना कहीं इससे सामाजिक जो है विमनस्यता का भाव बढ़ता है। समाज
समाज में विषमताएं बढ़ जाती है, विद्वेष होता है, लोगों को एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना भी उत्पन्न होने लगती है। तो इसके खिलाफ में जो तर्क लोग देते हैं उसका एक पुरजोर जो है एक पक्ष यह होता है। नैतिक सरोकार क्या है? इसका तर्क है कि जातिगत जनगणना जातिगत व्यवस्था को मजबूत भी करती है, क्योंकि हमारा जो संविधान यह कहता है कि निश्चित तौर पर हमें यह काम करना चाहिए कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पे कहीं ना कहीं राज्य जो है भेदभाव ना करे। लेकिन यदि इस तरह की चीजें बढ़ती गई तो जो लोग इसके खिलाफ में होते हैं जातिगत जनगणना के, वो कहते हैं कि फिर तो आप जाति व्यवस्था को बनाए हुए हैं। वक्त आ गया है, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, विज्ञान का युग है, आप गूगल और चैट जीपीटी पे काम करते हैं, एआई की बात करते हैं, और आप कहाँ उलझे हुए हैं जातियों के चक्कर पे। यहाँ योग्यता की बात कीजिए, गुणवत्ता की बात कीजिए, ठीक है। इसीलिए इन लोगों का तर्क है कि जाति व्यवस्था को यदि आप मजबूत करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरह की काम कर रहे हैं। इसीलिए जरूरत है कि जाति व्यवस्था को मजबूत ना करके योग्यता आधारित कार्य का समर्थन करना चाहिए। सामाजिक असमानताओं को अस्थायी बना सकता है, और जो भी जातिगत वजह से समाज में जो खाई बना है, इस तरह की चीजें यदि होती है तो वह खाई और बढ़ती चली जाएगी। डेटा की अशुद्धियों और हेरफेर की एक बात तो यहाँ लगातार रही भी है, इस पर हम चर्चा करेंगे भी, क्योंकि 2011 का जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें उसको लेकर के भी यही बातें की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दिया गया था, उस पर हम बात करेंगे। ऐसी चिंताएं रही हैं कि जातिगत जनगणना में एकत्र किए गए डेटा को राजनीतिक अनहितों के लिए हेरफेर किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल जो है राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए कर सकती है, इसलिए इसका डर बना हुआ है। जातिगत जनगणना हमेशा विवादास्पद ही रहती है, इसका क्या कारण है? पहला कारण तो यही मैंने कहा कि जो भी सरकार में पार्टी आती है वह चाहती है कि निश्चित तौर पे जनगणना का जो पक्ष है उसके तरफ आ जाए और उसको राजनीतिक लाभ मिल जाए। इस वजह से कहीं ना कहीं समस्या जटिल होती चली जाती है, सूचनाओं का हेरफेर किया जाता है, डेटा के साथ छेड़खानी कर दी जा सकती है और इससे समस्याएं विकराल हो जाएगी। जो एक लक्ष्य है, जो एक वांछित लक्ष्य रखा गया है समाज के लिए कि जो लोग वंचित समुदाय से आते हैं उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, हम इस लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। और डेटा की सेंसरिंग की बात की गई है, डेटा एकत्र तो किया जाता है लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसके लिए भी बात की गई है कि सार्वजनिक नहीं यदि होता है तो सरकार में जो पार्टियां हैं उन्हें तो जानकारी हो गई कि कौन पक्ष कितना है, लेकिन बाकी लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई तो फिर कहीं ना कहीं यह एक पक्षीय मामला हो जाएगा। और वोट बैंक की राजनीति तो निश्चित तौर पर है ही, यानी कि राजनीतिक पार्टियां जान जाएगी कि 50% ओबीसी है तो पूरे चुनाव में उन्हें पता है कि यदि ओबीसी पर ही हमने पूरा अपना ध्यान दिया तो ओबीसी जो हैं वो हमें वोट देंगे और हम सत्ता में आते रहेंगे, तो बाकी जो पक्ष है उस पर सरकार का ध्यान कम हो सकता है, यानी कि वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा इससे मिल सकता है। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में हुआ था, सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, लेकिन यहां ध्यान देना होगा कि इसके जो आंकड़े हैं वह जारी नहीं किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2010-11 में सामाजिक आर्थिक जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराई गई थी, लेकिन इसका डेटा अभी तक जारी नहीं किया गया। विभिन्न विपक्षी पार्टियों के द्वारा यह मांग लगातार किया गया था कि इसका डेटा आप जारी कीजिए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर लेकर के सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचा और 2015 में जाति का डेटा जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया था। लेकिन जो सरकार फिर यहां आती है 2015 में, मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, वह इस डेटा को सार्वजनिक अभी तक नहीं की है। इसको लेकर के सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में सरकार अपना पक्ष रखती है और सरकार कहती है कि जो सेंसस किया गया था उसके डेटा में कुछ खामियां हैं, इसके कारण जो है इस सेंसस के आंकड़े को वह जारी नहीं कर रही है और जातियों की कोई रजिस्ट्री तैयार नहीं हुई थी, इसलिए जो जातिगत जनगणना करने वाले लोग थे उनसे कुछ गलतियां हुई, जिसके वजह से दर्जनों अलग अलग तरीकों से इसे लिखा गया और इन तरीकों को अभी तक सही नहीं किया जा सका है, इन अशुद्धियों को अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। इसी वजह से इन आंकड़ों को जारी करना ठीक नहीं होगा। भारत में जाति जनगणना जो है उसका क्या इतिहास रहा है, इसे समझना
जरूरी हो जाएगा। 1872 से 1931 तक जाति एक प्रमुख जनगणना का चर था, यानी कि जितनी भी जनगणना हुई उसमें जातिगत जनगणना को शामिल किया गया था। और 1931 की जनगणना जो है जाति के आधार पर जनसंख्या के वितरण की सारणी प्रदान करने वाली अंतिम जनगणना थी। और 1948 के जनगणना अधिनियम को तैयार करने वाली संविधान सभा के ने जाति के घटक को शामिल करना उचित नहीं समझा था। यहां आप देखिए अखबार की कटिंग से जनगणना की कहानी क्या है। तो 1881 में पहली बार हुई देश में यह जनगणना थी। 1881 से 1931 तक की हर जनगणना में जुटाए गए जातिगत आंकड़े शामिल थे। आज़ादी के बाद सिर्फ SC ST की होती रही जातिगत जनगणना OBC का नहीं किया गया। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं। सरकार अभी चाहती है कि सभी जो जाति है उसको इस जनगणना के तहत शामिल कर लिया जाए। अब ये पूरा मसला तो हो गया, लेकिन इससे आगे का रास्ता क्या निकलेगा ये देखिए। तर्क संगत मापदंड जो है उसका ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बातें जो वही कही जा रही है कि अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी आज के समय में शिक्षा है, व्यवसाय है, इससे जो जुड़ी हुई बातें हैं हमें इन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें जो है बेहतर जीवन गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि आज के समय फिर से वापस जातिगत चीजों पर ध्यान दे और समाज में फिर से इन वजहों से विषमताएं बढ़ जाएगी। बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए कि पटना हाईकोर्ट 3 जुलाई को क्या कहती है, और फिर यदि बिहार सरकार के पक्ष में वो फैसला नहीं आता है या बिहार सरकार उस फैसला से असंतुष्ट नजर आती है, तो बिहार सरकार को यह पूरा हक है कि वह सुप्रीम कोर्ट चले जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि भाई आप 3 जुलाई को यदि संतुष्ट ना हो तो तारीख भी तय कर दी है कि आप 14 जुलाई को मेरे पास आ जाइएगा, फिर हम इस मुद्दे को बैठ करके देखेंगे और कुछ रास्ता आपके लिए निकालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में हमने जितनी बातें की हैं, जितनी पहलुओं को छुआ है, वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी और निश्चित तौर पे जो सामाजिक मुद्दा है उस पर आपके समझ को भी विस्तार देगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर किसी दूसरे मुद्दे पर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।